दोस्तों, शायद वगैरह में कुछ आमदद कदीम यूनानी कहानियों के अंदर एक किरदार पाया जाता है जो अपनी वजाहत के एतबार से सबसे बढ़तरी हासिल करता था, और उसके बारे में बताया जाता था कि इस करैक्टर को यूनानी देवताओं ने नहायत ही चाव और अरमान के साथ करैक्टर जो है तैयार किया है, ताकि वो उनको देखकर, यानी जो लोग थे वो उस किरदार को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उन देवताओं के ऊपर जो है वो ईमान ले और कहेंगे जनाब देवता कितनी ज़बरदस्त किस्म की आइटम है। ये जो किरदार जो जिसका जिक्र यूनान की किताबों में मिलता है, कदीम कहानियों के अंदर मिलता है, देव मलाई कहानियों के अंदर मिलता है, उसका किरदार, उस किरदार का नाम है नार्सिस्ट। ये जो नार्सिस्ट नाम का किरदार है, ये एक खूबसूरत और वजी किरदार था। एक ऐसा हीरो था जो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी ही अलग दुनिया सजाए हुए बैठता था, और उस दुनिया के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री की इजाजत थी जो उसकी हीरोशिप को मानते थे, जो उसको तस्लीम करते थे कि वो दुनिया का सबसे खूबरू मर्द है, जो इस बात पर एतमाद रखते थे कि इससे बढ़कर कोई और दुनिया के अंदर कोई खूबसूरती का म्यार हो ही नहीं सकता। और वो उन तमाम लोगों के इर्द गिर्द ही बैठकर अपने आप को सुपर ह्यूमन भी तस्वुर करता था। और एक वक्त ऐसा आया कि इसी नार्सिसिस्ट ने अपने आप को देवताओं के मद्दे मुकाबल कंसिडर करना शुरू कर दिया, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने देवताओं को ही ललकारना शुरू कर दिया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसका अंजाम भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। दर्दनाक इस वजह से कि चूंकि उसको अपनी खूबसूरती पर नाज था, और वो एक दिन दरिया के किनारे गुजर रहा था, दरिया से पे उसने अपना अक्स देखा और इर्द गिर्द के माहौल में अपने अक्स को देखकर वो मबहूत रह गया, और उसको इस बात का खौफ लाहक हो गया कि अगर मैं यहां से हटूंगा या ये अक्स यहां से हटेगा तो मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद वो उस दरिया के पानी में अपना अक्स देखता रहा और वहीं पर भूख और प्यास से मर गया। लेकिन उसकी इस अदा को भी देवताओं ने बहुत पसंद किया, और देवताओं ने उसको रीबिल्ड किया और उसको एक फूल की शक्ल में दुनिया में उतारा, और उस फूल का नाम हम जानते हैं नरकस। और इसीलिए जो खुद पसंदी का शिकार लोग होते हैं उनको नरगसियत का शिकार कंसिडर किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज इस कदीम यूनानी करैक्टर का जिक्र क्यों, आज ऐसी कौन सी तूफान आ गया था कि जनाब कदीम यूनानी देव मलाई कहानियों के जिक्र से आगाज करना पड़ा। तो अर्ज ये है जनाब कि अगर आप गुज़िश्ता चंद रोज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको प्रॉपर्ली या तो एड्रेस नहीं किया गया, या उनके पस पर्दा जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी उनको नज़रअंदाज किया गया। मिसाल के तौर पर हालिया दिनों में अडयाला जेल पर हमले की खबर, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर का गंडासा पकड़कर मौला जट बनने की खबर, इमरान खान का लॉन्ग मार्च की तैयारियों और अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का हुक्म, और फिर उसके बाद यू टर्न, और उससे बढ़कर ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आज जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए पंचायती पॉलिसी को तरजीह देना, और अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट असद वड़ाइच को हुक्म देना कि इत्थे ही हुणे ही अद्धे घंटे दे विच ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं इनके साथ बैठो, और बैठकर जनाब इस बात का तयन करो, ये फार्मूला तय करो कि किस तरीके से अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान साहब के साथ इमरान खान की लीगल टीम और उनकी जमात से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा अफराद मुलाकात कर पाएंगे। और इस सिचुएशन के अंदर तो मुझे जनाब असद वड़ाई साहब इस पंजाबी शेर की तफसीर ही बनते हुए नजर आए कि साडे बोलण उत्ते पाबंदियां, साडे सिर लटके तलवार। और बात भी ठीक है कि जनाब एक जानब हथौड़ा, अदालत का हथौड़ा, और उसके साथ साथ तौहीन अदालत की लटकती तलवार, और इन दोनों की मौजूदगी में बेचारा असद वड़ैच इस हुक्म के आगे सर झुकाए ना तो और क्या करे। अलबत्ता अदालत ने इस मामले पर एक भी मर्तबा गौर करने की कोशिश नहीं की कि इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगी। इमरान खान ने आखिरकार मुलाकातों के दौरान ऐसा क्या कह दिया जिसके ऊपर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करना जरूरी था, या कुछ ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी बिना पर जो फैसला है वो ये किया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होनी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया गया, बल्कि इससे बढ़कर भी ये जो नार्सिसिज्म है ये हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात में एक अहम तरीन इंकशाफ हुआ है जो इस सारी की सारी बैकग्राउंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी इंकशाफ के ज़रिए ये सारी की सारी नरगसियत की कहानी हमारे सामने बेनकाब होगी। मामला क्या है? मामला ये है कि जैसे ही इंतखाबी नताइज आए थे
تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رابطہ کرے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے رابطہ نہیں کیا، اور رابطہ نہ کرنا عمران خان صاحب کی ایگو کو نہ صرف ہرٹ کر گیا بلکہ یونانی دیومالائی کہانیوں کا ایک سپر ہیومن اس معاملے کو اپنی توہین سمجھ بیٹھا، اور اس توہین کو لے کر پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کا سوشل میڈیا جو ہے وہ نہ صرف متحرک ہو گیا بلکہ اس کے بعد کچھ ایسے توہین امیز چیزیں منظر عام پر آئیں جس کی ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پر ایک ایسی ٹویٹ بھی منظر عام پر آئی جس میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ایک نوجوان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اس موقع کی ایک تصویر کو ٹویٹ پہ ساتھ سکرین شاٹ کو ایڈ کرتا ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کعبۃ اللہ گئے تھے، وہاں پر جا کر انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا، اور ان کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور وہ انہوں نے اندر جا کر بھی عبادات کی تھی۔ اور اس سکرین شاٹ کو یعنی اس تصویر کو جب وہ حرم کعبہ سے باہر نکل رہے تھے، اس سکرین شاٹ کو ساتھ لگا کر اس نوجوان کی طرف سے توہین امیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس نے کہا کہ جہاں پر یہ گئے ہیں وہاں پر میں جانا پسند ہی نہیں کرتا، مطلب اس طرح کی خدا نخواستہ نعوذ باللہ بات کرنا بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتراض کی ہی بات ہے۔ لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر لیڈرشپ نے نہ صرف چپ سادھ لی بلکہ اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا محاذرائی اس کا راستہ چنا ہے، اور انہوں نے خاموش رہنا ابھی بھی یہ والا جو آپشن تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ موجودہ حالات کے اندر حالیہ دنوں کے اندر یہ جو اسی ویک کا جو دن ہے پیر یا منگل، اس دوران ان دو دنوں میں دو اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور اس سے پہلے اسی ویکینڈ کے اوپر اڈیالہ جیل پر بین لگا دیا گیا تھا، اور اڈیالہ جیل پر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور وہاں پر میڈیا کو بھی 2 کلومیٹر پیچھے دھکیل دیا گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جناب آگے خطرہ ہے، آپ نے آگے نہیں جانا۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت ہی زیادہ مماثلت ہے، کیسے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ معاملہ یہ ہے جناب کہ جس وقت عمران خان صاحب پر اڈیالہ جیل پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی تو اس سے پہلے اڈیالہ جیل پر حملے کی خبریں بھی آئی تھیں، اور اس وقت یہ تاثر عام تھا کہ اڈیالہ جیل کی خبریں پر حملے کی خبریں اس وجہ سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے منتقل کرنا ہے، یا عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنا ہے تاکہ بنی گالہ میں خاموشی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کوئی فٹنگ شٹنگ کر لی جائے، کوئی معاملات طے کر لیے جائیں، یا عمران خان کو سزا کے لیے کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی دائرہ کار سے یعنی اس کی جورسڈکشن سے عمران خان باہر نکل جائیں۔ اور انہی دو ایسپیکٹس کے اوپر بات ہوتی رہی، اور یہ دونوں ایسپیکٹس بھی مکمل طور پر درست بھی تھے، کیونکہ یہ والی آپشنز اویلیبل تو ہر وقت ہی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رابطہ رہے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب ایک انارسسٹ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان سے بڑھ کر تو کوئی سپر ہیومن ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی اور ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جس کو سیاست کی سمجھ ہو، جس کو دین کی سمجھ ہو، جس کو دنیا کی سمجھ ہو، جس کو معاشرے کی سمجھ ہو، جس کو اکنامکس کی سمجھ ہو، جس کو ہر ایک شعبہ ہے زندگی اس کے اندر سمجھ اگر ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کو ہے۔ لہٰذا یہاں پر عمران خان صاحب کے اس تاثر کو یا ان کے اس خلل دماغ کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اسی دوران جب یہ سب معاملات چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے 3 چوٹی کے وکلا عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، اور جب وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کا جو کمرہ ہے وہاں پر عمران خان صاحب آتے ہیں اور وکلا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب اندر داخل ہوتے ہی وکلا کو ایڈریس کرتے ہیں، اور وکلا کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں میں نے طے کر لیا۔ انہوں نے کہا جناب کیا؟ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ۔ انہوں نے کہا سر واٹ؟ انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے نا حلف شلف آپ نے لے لیا ہے، اب جیسے یہ چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھتی ہیں آپ اسمبلیوں سے استعفے دیں اور لانگ مارچ کی تیاری کریں۔ وہاں پر جو لیڈرشپ موجود تھی پی ٹی آئی کی وہ ایک دم چونک گئی۔ انہوں نے کہا ہیں پائن کی مطلب کی کری جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیوں سے ہم دیں گے استعفے، اور جہاں پر ہماری اکثریت ہے ہم ان اسمبلیوں کو بھی تحلیل کریں گے اور ان کو مسلسل الیکشن کے چکروں میں رکھیں گے۔ یعنی یہ بائی الیکشن کرائیں گے، ہم پھر بائی الیکشن کے اندر جیت کے آئیں گے، بائی الیکشن میں جیت کے آئیں گے، دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آ کر اسمبلی تحلیل کریں گے۔ لوگوں کا آپ کے بھائی پر مکمل اعتماد ہے، آپ کا بھائی جس طریقے سے کہے گا، جس کو کہے گا ووٹ دو اس کو ووٹ ملیں گے۔ تم سارے اس کی مثال نہیں ہو، تم کو بھی میرے کہنے پہ ووٹ دیے، تم اگر خود الیکشن لڑے تو تم کانسٹلر نہ بنتے۔ یہ وہ سچویشن تھی جس نے ایک دم وہ لیڈرشپ بھی اب چونکہ پالیٹکس میں تو آ چکے ہیں، انہوں نے ایک دم حیران بھی ہوئے، اور ان میں سے ایک لیڈر نے
इस इंफॉर्मेशन को आकर लीक किया। उसने कहा जनाब खान साहब ऐ कह रहे हैं। जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर उसके बाद जो फरीक मुखालफ है उसकी तरफ से नरगिसियत के शिकार इस नार्सिसिस्ट को कोई ना कोई जवाब देना ज़रूरी था। लिहाजा फिर इस जंजीर की कमज़ोर कड़ियों को तलाश किया गया तो उसमें से एक करैक्टर निकला जिसको अली अमीन गंडापुर का नाम देते हैं और वो इस वक्त वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा। और उनके हवाले से एक दरख्वास्त सामने आती है और वो JUI के एक नाकाम उम्मीदवार की तरफ से सामने आती है और उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि जनाब वो सेक्शन 62 और 63 के ताबे नहीं है और उन्होंने वायलेशन की है और उन्होंने अपने असासे छुपाए और मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के तहत इस एलिगेशन के तहत वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उनको नाअहल करार दिया जाए। ये जो दरख्वास्त है ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाती थी। पहले रिटर्निंग ऑफिसर इसको मुस्तरद कर देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर का जो इसको मुस्तरद करना है उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाता है और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को तलब कर लेता है इसी दरख्वास्त पर कि भाईजान क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपको नाअहल कर दिया जाए, क्यों आपने ये जो है ना मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स की हैं। और ये एक ऐसा अमल था जिसने अली अमीन गंडापुर साहब को कमज़ोर पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी वजह से पीर और मंगल इसी हफ्ते की ये वो 2 दिन हैं जब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते किए गए और अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब के बयानिए के तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। और अली अमीन गंडापुर साहब से पीर वाले दिन एक अफसर ने एक शख्सियत ने राब्ता किया और मंगल वाले दिन बड़ी शख्सियत ने राब्ता किया और जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वजीर आजम हाउस राब्ता किया और ख़ुद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। मोहतरम वजीर आजम का जिक्र किया, उनका जनाब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात चाहते हैं, हमें अर्जेंटली टाइम दिया जाए। जिसके बाद इस सूरत हाल से शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया गया और शहबाज शरीफ साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात की ज़हमत दी और फिर ये मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद भी जो मिर्चें लगी हुई हैं वो भी अपनी मिसाल आप है। एक ट्वीट है इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ट्वीट है जनाब हम्माद अजहर साहब का और हम्माद अजहर साहब इस ट्वीट में अली अमीन गंडापुर साहब की इस मुलाकात के ऊपर खुद खदशात का इजहार कर रहे हैं। हम्माद अजहर साहब अपने इस ट्वीट में जनाब जिक्र करते हैं अली अमीन गंडापुर का और वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर डील नहीं कर सकता, अली अमीन गंडापुर किसी भी तौर पर बिक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पोजीशन का एहसास है, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो इस पोजीशन से जो कि PTI की स्टेटेड पोजीशन है इससे पीछे हटेंगे, यानी वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे जो कि उन्होंने कल कर ली, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अली अमीन गंडापुर बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चोट पहुंचानी थी नार्सिसिस्ट को वो चोट उनको पहुंचा दी गई, जो नतीजा हासिल करना था वो नतीजा हासिल कर लिया गया। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो खेल है इसके ख़त्म होने का या इसके रुकने का कोई इम्कान है। आने वाले दिनों में शायद इसकी शिद्दत में इजाफा हो और इस तरह के कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं। ये जो मुलाकातों पर पाबंदी थी या ये जो आइडियोलॉजी को कॉर्डन ऑफ करना था, आपका क्या ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि इस तरह के इकदाम का क्या नतीजा निकलेगा? उनको इस बात का पता नहीं है कि ये जो यूथियापे का वायरस है ये कहां कहां पर पेनिट्रेट कर चुका है। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये खुद परस्ती के जो चाहने वाले हैं ये कहां कहां पर मौजूद हैं। लिहाजा वो सारी गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं। उनको पता था कि इन्होंने कहां पर जाना है और कैसे इनको रिलीफ मिलेगा। लिहाजा हर एक चीज़ को वेल कैलकुलेट करके ये सारे का सारी गेम को सजाया गया और मेरा ख्याल है कि इससे जो ईगो हर्ट हुई थी इमरान खान साहब की वो मेरा ख्याल है कि अब और ज़्यादा हर्ट होगी, क्योंकि इस मर्तबा ईगो को हर्ट करने के लिए जो टूल था वो कोई और नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब का चहीता अली अमीन गंडापुर था। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।